नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच आज की बैठक भी बेनतीजा रही। न तो सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार हुई, न ही किसान झुकने को राजी हुए। हर बार की तरह इस बार भी किसान बस में सवार होकर विज्ञान भवन पहुंचे, कृषि मंत्री के साथ गुफ्तगू की और बाहर आए तो हाथ खाली रहा। इस बार भी अगली तारीख के सिवा कुछ नहीं मिला। यही नहीं, इस बार की बैठक में तो सरकार ने सीधे सीधे कह दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट करे तो ही बेहतर है। जाहिर है किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। किसानों ने दो टूक कहा कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे। पहले ही बोल दिया अमेंडमेंट नहीं मानते हैं, रिपील करो। सरकार बोला रिपील के बारे में हम बहुत राज्यों से बातचीत किया कि दूसरों सब लोग बोलते हैं कानून अच्छा है, तो हम लोग बोलते जो अच्छा बोलते हैं उसके साथ जाओ। किसान को बस क्यों आ रहा है? किसान समझता है ये कानून किसान के लिए मौत का घंटा है। सरकार के रवैये से किसान बेहद गुस्से में नजर आए। सबने एक स्वर में कहा कि वो झुकने की बजाय सरकार को झुकाएंगे, कानून को वापस कराकर ही दम लेंगे। बात किसी बात पर नहीं बनी। जहां सरकार चली थी वहीं खड़ी है। जो आज पहली मीटिंग में तोमर साहब थे वहीं उनका स्टैंड है। उनकी गंभीरता हम पहले भी बोल कर गए थे। जो मीटिंग शुरू होने से पहले उन सिंसियरिटी का पता लग जाता है। वो उनकी कोई बात नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या पता करेगा ये आप सभी लोग जानू हैं। हम सारी भली भांति सारी जथे आज मैंने सुना कि जैसे ही मीटिंग शुरू हुई नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी बात किसानों को बता दी, अपनी स्पीच दी, कहा कि वो कानून वापस नहीं लेंगे, सुधार के लिए संशोधन के लिए तैयार हैं और आप लोग रास्ता निकालिए। तो इस पर बात क्यों नहीं बनी? हमने उनसे इनकार कर दिया भी ये हम कुछ नहीं करने वाले। हमने भी पहले से बता दिया है भी हमसे इनको वापसी। ये भी सुना कि अल्टीमेटम दिया आज किसान नेताओं ने, या हाँ या ना? नहीं, जे नहीं दिया। क्योंकि फिर अगली बात तो अगली 15 की मीटिंग ना होती। 15 तारीख को मीटिंग के लिए आप लोग तैयार हैं सर्वसम्मति से? क्लियर है, स्पष्ट है। अभी 15 तारीख को हम आएंगे। इधर किसानों के एक नेता गुरुनाम सिंह ने दावा किया कि सरकार ने 15 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में सिर्फ 7 किसान नेताओं को ही बुलाया है, लेकिन किसानों ने भी अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया। खाली तारीख देने के लिए मीटिंग बुलाते हैं। अब आगे 15 तारीख दे दी है और ये भी कहा है कि 7 आदमी आए, 7 जाएंगे कि सारे जाएंगे ये तो हम फैसला करके बताएंगे, जाएंगे या नहीं भी जाएंगे यही फैसला करके बताएंगे। लेकिन मोटा मोटी बात ये है कि सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं है। हर बार की तरह सरकार ने किसानों से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग छोड़ने की अपील की और किसानों ने भी दोहराया कि तीनों नए कृषि कानून नाकाबिले कबूल हैं। प्रभाकर मिश्रा और कुंदन सिंह के साथ प्रशांत दे, दिल्ली न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में बीजेपी ने विशाल सभा के जरिए ममता बनर्जी को अपनी ताकत दिखाई, लेकिन सभा में हुए बवाल से बीजेपी की ही किरकिरी हो गई। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी ने विशाल जनसभा के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सभा में पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, वरिष्ठ नेता मुकुल राय और हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने हिस्सा लिया। सभी ने टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे पर हमला बोला। विधानसभा के चुनाव में वह मौका गोरू माफियाओं की सरकार होना चाहिए क्या? सेंड माफियाओं की सरकार होना चाहिए क्या? अब बताइए, जो माफिया हो, जो तस्करी करता हो, वो व्यक्ति दिलीप दा को गुंडा बोलता है। दिलीप दा गुंडे हैं? दिलीप दा गुंडे हैं क्या? बताइए जरा, दिलीप दा गुंडे हैं क्या? हालांकि पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में शहीदों के सम्मान में हुई सभा में हंगामा हो गया। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने टीएमसी से बीजेपी में शामिल हो रहे रंजीत मंडल और आशीष मंडल का विरोध किया। इन लोगों ने कहा कि इन दोनों नेताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की है, लिहाजा इन्हें किसी भी सूरत में बीजेपी में शामिल नहीं किया जाए। कार्यकर्ता ने दो टूक कहा कि नेता इस बात की घोषणा करें कि इन दोनों को बीजेपी में नहीं लिया जाएगा। बवाल बढ़ा तो धीरे धीरे बीजेपी के कार्यकर्ता एक एक कर वहां से रवाना हो गए। अमरदेव पासवान, नंदीग्राम, न्यूज़ 24।
गणतंत्र दिवस के पहले दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। स्पेशल सेल ने हथियारों के जखीरे के साथ एक शातिर बदमाश को धर दबोचा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक हथियार आपूर्ति करने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 35 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल और 60 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार हथियार सप्लाई करने वाले शातिर आरोपित का नाम आशीष है। देखिए कैसे इस शातिर बदमाश ने हथियारों का जखीरा छिपा रखा था। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर, जहां पे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 26 जनवरी से पहले ये बड़ी कामयाबी इस लिहाज से माना जा रहा है क्योंकि एक बड़ी सुरक्षा में चूक हो सकती थी, जिसे स्पेशल सेल ने बहुत अच्छे से क्रैक किया है। एक आम सप्लायर को स्पेशल सेल ने पकड़ा है और आशीष नाम का ये लड़का बताया जा रहा था जो कि यूपी का रहने वाला है, जो कि 60 कारतूस जिसके पास से बरामद हुई है और 35 सेंटीमीटर के जो ऑटोमेटिक पिस्टल है वो भी इसके पास से बरामद हुआ है। गणतंत्र दिवस समारोह के पहले जिंदा कारतूसों की बरामदगी पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। विमल कौशिक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। कल सोनभद्र और आज गाजियाबाद और बाराबंकी से आई तस्वीरों ने देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में बर्ड फ्लू की दहशत पैदा कर दी है। तो अब मयूर विहार में मृत कौवे मिलने से दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की दस्तक हो गई है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में लगातार हो रही पक्षियों की मौत से बर्ड फ्लू की दहशत बढ़ती जा रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वेब सिटी में चल रहे धरने के पास भी 5 कौवे मृत पाए गए हैं, जिससे लोग चिंता में डूब गए हैं। हम लोग अपने खेतों को जोतकर उनकी बुआई कर रहे थे, तभी देखा कि 4-5 कौवे जो उड़ने में असमर्थ हैं, उड़ते हैं और गिर जाते हैं, जिनमें उनकी 2-3 की डेथ भी हो चुकी थी और बाद में वो चौथा कौवा भी था, वो उसकी भी डेथ होगी। जिस यहाँ पर अभी कोई टीम नहीं आई और हमें अंदेशा कि ये बर्ड फ्लू के चपेट में तो कहीं हमारा गाँव, हमारा क्षेत्र नहीं आ गया हो। हम इससे बड़े चिंतित हैं। गौतम बुद्ध नगर में फिलहाल बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं आया है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सूरजपुर और घनौरी वेटलैंड में पक्षियों के दीदार पर 1 सप्ताह तक की रोक लगा दी है। प्रिकॉशनरी मेजर्स शासन के निर्देश के क्रम में लिया जा रहा है। यहाँ आप जानते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती है, वेटलैंड्स है, फॉरेस्ट एरिया है, अतः उन जगहों पे एक्सेस कंट्रोल किया गया है ताकि लोग जो आते जाते हैं उनको माइग्रेटरी बर्ड्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक न जाए, इसके लिए व्यवस्था की गई है। यूपी के बाराबंकी में भी 2 दर्जन से ज्यादा कौवों की मौत से लोग दहशत में आ गए हैं। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। लगभग 2 दर्जन कौवे मृत पाए गए। उसमें अभी डॉक्टर साहब को फोन बुलाया है पशु चिकित्सा अधिकारी को, तो वो आकर के उसका कलेक्ट करके सैंपलिंग करके उसका पोस्टमार्टम करके उसको भोपाल में बिसरा इकट्ठ करके उसको भेजा जाएगा। उसके बाद वहाँ की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लगातार हो रही पक्षियों की मौत से यूपी की राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी मुर्गे और अंडे के बाजार में सन्नाटा पसरा है। कारोबारियों के चेहरे भी मुरझा गए हैं। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है हमारे यहाँ, 80% है, 20% फर्क पड़ा है। 50-60 किलो बिक जाता था, अभी 30-40 किलो बिक रहा है। बिजनेस की बात है वो 30% रह गया है, बहुत असर पड़ा है और सिर्फ अफवाह आई है और है कुछ नहीं। यहाँ पर पेपर में भी निकल आया है, चिकन खाने तो कोई दिक्कत नहीं ना। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को लेकर लखनऊ जू में भी सावधानी बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश में अभी इसका आगाज नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी हो सकता है और उसको लेके हम लोग सावधानियां बरत रहे हैं। उन सावधानियों में शामिल है कि किसी तरह के इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे पहले तो है कि किसी तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स को हम यहाँ आने नहीं दें, या कोई घायल बर्ड्स आती है उसको इंटरटेन न करें। बर्ड फ्लू का एक भी मामला उत्तर प्रदेश में सामने नहीं आया है, बावजूद इसके सतर्कता बरती जा रही है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। कुल मिलाकर के सरकार बर्ड फ्लू को लेकर के कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहती। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। कौवों के बाद एमपी के इंदौर और नीमच में चिकन शॉप से मुर्गियों के सैंपल में बर्ड फ्लू पाए जाने के बाद एमपी में बर्ड फ्लू तेजी से फैलने का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश में दक्षिण भारत के राज्यों से फिलहाल मुर्गियों के व्यापार पर रोक लग गई है, जिसका असर पोल्ट्री इंडस्ट्री पर दिखने लगा है। मध्य प्रदेश में अब तक बर्ड फ्लू का खतरा कौओं में था, लेकिन अब जिस तरह से इंदौर और नीमच में
चिकन शॉप से जो सैंपल लिए गए थे उन सैंपल में इस बात की पुष्टि हुई है कि जो नाइफ और तमाम जो उपकरण थे उनमें बर्ड फ्लू का पॉजिटिव आना अब बड़े खतरे की बात बन चुका है कि क्या मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू अब मुर्गियों तक पहुंच चुका है। इसकी देखरेख के लिए एक तो हम मध्य प्रदेश शासन की जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन कर रहे हैं। हमारे जो सेट आप देख रहे हैं इनमें हम लोगों ने जाली लगाई है ताकि बाहर से कोई पक्षी अंदर जाएगा नहीं। पक्षी जब अंदर जाएगा नहीं तो बर्ड फ्लू का खतरा मुर्गियों में नहीं होगा। समय समय पे सैनिटाइज हम लोग करते हैं पूरे सेट को, और साथ में ही अपना जो उचित ट्रीटमेंट दवाइयाँ हैं वो समय समय पे हम अपने सेट में करते रहते हैं। पूरे देश में मशहूर एमपी के झाबुआ और अलीराजपुर के कड़कनाथ मुर्गे का भी सावधानी से ख्याल रखा जा रहा है ताकि बर्ड फ्लू कड़कनाथ मुर्गे में ना फैल सके। ये वही कड़कनाथ मुर्गा है जिसे पालने का कारोबार हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने शुरू किया है। कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग भी मिल चुका है। बर्ड फ्लू का खतरा अब देश भर में प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गे पर भी मंडराने लगा है। कड़कनाथ मुर्गा जो होता है वो उसका जो पालन है महेंद्र सिंह धोनी भी कर रहे हैं, और ऐसे में अब बर्ड फ्लू जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में जिलों में फैलता जा रहा है उसको देखते हुए इसका ख्याल भी बेहद सतर्कता से रखा जा रहा है। हमें कई कड़कनाथ मुर्गे की तरह कई सेफ्टी रखनी पड़ रही है, जिसके लिए हमें कई स्प्रे करने पड़ते हैं, सेफ्टी का इंतजाम करना पड़ता है ताकि मुर्गे में कोई वायरस ना चला जाए। इसके तहत इसको प्रॉपर सेफ्टी दी जाती है, फार्म में सेफ्टी की जाती है कि कोई पक्षी या बर्ड अंदर फार्म में ना जा सके, इससे मुर्गे में कोई बीमारी बन सके। मध्य प्रदेश के कई जगहों पर बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। नीमच और इंदौर जिले के कुछ इलाकों में चिकन मार्केट को फौरन बंद करने के आदेश दिए गए हैं। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। राजस्थान में पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी यहां के पोल्ट्री सेक्टर में कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन आशंका के कारण ही व्यापार में 40% की कमी आ गई है। राजस्थान में पक्षियों की मौत के बाद पशुपालन विभाग हरकत में आ गया है। पोल्ट्री मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो मुर्गियों के बाड़े में हीटर लगाकर तापमान को बढ़ाए रखें। जिस तरह से बर्ड फ्लू की खबरें सामने आने लगी है उसके बाद अब इन पोल्ट्री फार्म पर भी खास तौर पर सुरक्षा और सतर्कता बरती जा रही है। खास टेम्परेचर पे इन्हें रखा जा रहा है क्योंकि इस वक्त कोहरा भी ज़्यादा है, ठंड भी ज़्यादा है। तो जिस तरह से सुरक्षा सतर्कता की बात की जा रही है, पोल्ट्री फार्म से जुड़े लोग अपनी ओर से इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि बर्ड फ्लू का असर कम से कम इस उद्योग पर ना हो। राजस्थान का पोल्ट्री कारोबार काफी बड़ा है। यहाँ करीब 2500 पोल्ट्री फार्म रजिस्टर्ड हैं, जबकि कई हजार छोटे फार्म हैं जिनका सरकारी दस्तावेजों में कोई लेखा जोखा नहीं है। पिछले साल आए कोरोना से हुए नुकसान से अभी ये उबर भी नहीं पाए थे कि अब बर्ड फ्लू ने इनकी चिंता और बढ़ा दी है। कोरोना में वैसे ही लोग बाहर का नहीं खा रहे हैं, तो चिकन को लेके लोग बाग ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बल्कि मुर्गे में कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारा बिजनेस 40% रह गया टोटल अभी, इस आधार पर कि लोग बाग बिल्कुल भी नहीं खा पा रहे कि अफवाहों के चक्कर में, बाकी कुछ भी नहीं है। साल 2016 में भी बर्ड फ्लू के संक्रमण ने राजस्थान की पोल्ट्री इंडस्ट्री को तबाह कर दिया था। ऐसे में सरकार कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार में इस वक्त सरकारी नौकरी के लिए ऐसी मारामारी है कि बीटेक, एमटेक और एमबीए के डिग्री हासिल कर चुके नौजवान भी चपरासी, दरबान और सफाई कर्मी बनने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यकीन नहीं होता? आप खुद देखिए। चपरासी की नौकरी की बाट जोह रहे हैं। इंजीनियर, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्यून बनने को तैयार हैं, कतार में खड़े हैं, लेकिन ये नौकरी भी मिल ही जाएगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि बेरोजगारों की तादाद के मुकाबले सीटें बेहद कम हैं। ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की तरह बिहार का हाल भी ऐसा ही है। फिलहाल बिहार इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि बिहार विधान परिषद में 4th ग्रेड के 96 पदों पर भर्ती चल रही है और इसके लिए 2 लाख से ज्यादा बेरोजगारों ने आवेदन किए हैं। क्वालिफिकेशन बीटेक हुआ और ऑफिसर अटेंडेंट के लिए हम लोग इंटरव्यू देने आए थे। 10th पास है जिसकी हम ये देने आए हैं इंटरव्यू। अच्छा। और मेरी योग्यता है ग्रेजुएशन, तो है ही नहीं, वैकेंसी ही नहीं है, इस कारण से हम लोग को करना पड़ रहा है। बीएसएफ फार्म तो है ही नहीं ना सरकार के पास। वो 10th पास है, इंटर पास है, इंटर पर भी कम ही है,
तो इसी के लिए जो निकलता है उसी में हम लोग अप्लाई करते हैं। आवेदकों में सैकड़ों उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास बीटेक, एमटेक और एमबीए की डिग्री है। कुछ ऐसे भी हैं जो आईएएस और आईपीएस की परीक्षाओं में बैठ चुके हैं, प्रारंभिक परीक्षा भी पास कर चुके हैं। लो ग्रेड के लिए एमबीए कंप्लीट किए लड़के लोग भी भर रहे हैं, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। नौकरी कैसे मिलेगी? अब हर लड़का अपना भाग्य आजमा रहा है, लेकिन सुनने में आया है कि अब इसमें कुछ पैरवी का भी सिलसिला चल रहा है। जिसका हालिया विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने रोजगार का मुद्दा उठाया और पहली बार रोजगार चुनावी मुद्दा बना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में अपनी सरकार बनने पर 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया और जनता ने आरजेडी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भी बना दी। हालांकि आरजेडी सत्ता की सीढ़ी से फिसल गई और फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बन गई। अब आरजेडी सत्ता से सवाल कर रही है, पूछ रही है कि 19 लाख रोजगार कब दोगे? श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो बीजेपी ने कहा था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। अब बताए बीजेपी ये क्या हो रहा है? मात्र 96 पदों पर नियुक्ति होनी है और 2 लाख आवेदन आए हैं चपरासी के पद पर। हम जनता से किए गए अपने एक एक वादे पूरा करेंगे। बिहार की एनडीए सरकार फेज वाइज मैनर में उन तमाम वादों को पूरा करेगी। विपक्ष वेंडेटा की पॉलिटिक्स कर रही है, निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, प्रोपेगेंडा करके अपनी राजनीति की दुकान चलाना चाहती है, लेकिन विपक्ष की नकारात्मकता फैलाने की जो राजनीति है वो सफल नहीं होगी। बिहार में बेरोजगारी चरम पर है और 46.6% के दर के साथ बिहार इस मामले में देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। यानी बिहार में बेरोजगारी पिछड़ेपन के लिए चर्चित अपने पड़ोसी राज्य झारखंड से भी दोगुनी हो गई है। बिहार में बेरोजगारों की यह लंबी लाइन अब डराने लगी है। हालात कब सुधरेंगे, जवाब किसी के पास नहीं है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि चपरासी पद के लिए बीटेक, एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र छात्राएं आवेदन कर रहे हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी सदन से सरकार तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। मांझी की नई मांग ने नीतीश सरकार को मुसीबत में डाल दिया है। बिहार में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जीतन राम मांझी ने एक मंत्री और एक एमएलसी की सीट मांगकर एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जीतन राम मांझी ने यहां तक कह दिया कि अगर उनकी पार्टी के सभी 7 उम्मीदवार जीत गए होते तो सत्ता की चाबी उनके पास होती। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को एमएलसी का जो मनोनयन है 12 या 14 जो भी हो, उसमें एक सीट कम से कम हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को शेयर दें। हालांकि मांझी ने खुद को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल करने के लिए मौजूदा मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया, लेकिन लगे हाथ ये भी कह डाला कि वो नीतीश सरकार पर एक एमएलसी के साथ एक और मंत्री पद के लिए दबाव बनाएंगे। हम लोग नीतीश कुमार जी में विश्वास करते हैं और नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। यदि हमारी आवश्यकता होगी, हम चाहेंगे कि हमको एक और मंत्री पद दें और जिससे कि हम और लोगों को समायोजित कर सकें। बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। मांझी ने नीतीश कुमार से एक एमएलसी और एक मंत्री का पद मांगा था। वादे के मुताबिक नीतीश कुमार ने उनके बेटे संतोष सुमन को कैबिनेट मंत्री बना दिया, लेकिन मौका देख मांझी ने अपनी मांग बड़ी कर दी है। मांझी की नई मांग ने जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं आरजेडी के मन में लड्डू फूट रहे हैं। आरजेडी ने मांझी की मांग का समर्थन किया है, तो साथ ही ये भी भविष्यवाणी कर दी है कि नीतीश सरकार चंद दिनों की मेहमान है। ये सरकार वेंटिलेटर पर है बिहार की। 2 नंबर की पार्टी वाले बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम ले लिए, तो आदरणीय मांझी जी के हाथ में एनडीए के नाव का पतवार है। मांझी जी के बैसाखी पर ही एनडीए सरकार है, तो आदरणीय मांझी जी की मांग बिल्कुल जायज है कि उनको एक मंत्री पद, एक एमएलसी मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी जी बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एनडीए के सम्मानित नेता हैं। हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं।
एनडीए घटक दल के सभी शीर्ष नेता इस बात पर निर्णय लेंगे और मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है कि मंत्रिमंडल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।